नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की नदियों के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख और डेल्टा क्या होता है। तो एस्चुअरी दोस्तों, आप देखेंगे सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। और ये कौन कौन सी नदियां करती हैं? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीनों नदियों के नाम आप याद रखेंगे। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी एस्चुअरी मतलब ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों, चलिए आपको मैं दिखाता हूं चित्र में। देखेंगे दोस्तों, ध्यान से आप देखिए दोस्तों, ये पोर्शन देखिए, यहाँ से नदी आ रही है और आधा बंद भाग सागर तट पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं एस्चुअरी कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से याद क्या करना है पॉइंट? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी एस्चुअरी बनाती है। फिर से दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी एस्चुअरी बनाती है, यानी कि ज्वार नद का निर्माण करती है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि डेल्टा क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं डेल्टा। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक नदी बहते हुए आ रही है और समुद्र में मिलने से पहले आप ये पूरा का पूरा पोर्शन देख पा रहे हैं, मैंने एरो बनाया हुआ है, ये डेल्टा है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यह नदियां क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं और डेल्टा उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की। दोस्तों, अपवाह तंत्र क्या होता है, आइए हम जानते हैं। अपवाह तंत्र को आप नदी तंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब यह एक ऐसा शब्द है कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र को व्याख्यात करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, चित्र में आपने देखा अपवाह तंत्र के दोस्तों या ड्रेनेज सिस्टम के दो भाग होते हैं। और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो जानिए दोस्तों, हिमालयी अपवाह तंत्र, मतलब जो वे नदियां जो हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं, जैसे देखिए सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये हो गया आपका हिमालय का अपवाह तंत्र, ठीक है दोस्तों। ध्यान से, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये हो गया आपका हिमालय का अपवाह तंत्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये हैं मुख्य नदियां प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आप हेडिंग डालिए सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है ना। सिंधु नदी दोस्तों तीन देशों में बहती है, आप जानते हैं, चीन, भारत और फिर पाकिस्तान। ये पूरा तंत्र है, देखिए तिब्बत, चीन, ठीक है ना, देख रहे हैं, तिब्बत, चीन, मानसरोवर झील के निकट से उद्गम सिंधु नदी को चलिए बहाते हैं, बहाते बहाते लेके जा रहे हैं पाकिस्तान में, उत्तर पश्चिम दिशा में बह रही है और भारत के लद्दाख के दमचोक, कौन सा स्थान दोस्तों? दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई यह नदी गिलगित से होती हुई दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूरब से होते हुए अरब सागर में मिलती है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है ना। अब सुनिए दोस्तों, भारत का एक शहर है सेह शहर, ठीक, वह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। देखिए दोस्तों, चेनाब,
झेलम, रावी, व्यास और सतलज, ये हैं दोस्तों नदियाँ। ध्यान से दोस्तों फिर से सुनेंगे आप, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं चेनाब नदी की। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमालय के 12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदी चंद्रा और भामा करती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चंद्रभामा या चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। ध्यान से, ये जो नदी है यह पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आपको पता लग गई हैं। चलिए हम बात करते हैं झेलम की अब। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी बैरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है और पाकिस्तान के झंग प्रांत, कौन सा प्रांत दोस्तों, झंग प्रांत के निकट चेनाब से मिलती है। क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम बात करते हैं रावी की। हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के ऊपर से निकलती है रावी, नीचे से निकलती है व्यास, इतना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं सतलज की अगर, तो दोस्तों राकस ताल या राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है, सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी जाकर मिलती है, ठीक। चेनाब नदी में मिलने से पहले इससे कौन सी नदी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो व्यास नदी मिलती है। कौन सी नदी दोस्तों, व्यास नदी मिलती है, ये था। आइए अब हम बात करते हैं व्यास। रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिकेश में मिलती है सतलज नदी में। देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ये देखिए, और ये है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भी जाके हरि के क्षेत्र में, जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है दोस्तों, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक लगभग 470 किलोमीटर है, ठीक है। एक पॉइंट और देखेंगे आप, पाकिस्तान बहावलपुर सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, जानते हैं आप। तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बहती हैं। आप समझे दोस्तों बात को, ये पांचों नदियां एक साथ मिलती हैं और 45 किलोमीटर तक एक साथ बहती हैं, जिसको हम पंचनद के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं पंचनद नदी मैंने बना रखा है। झेलम आके मिलती है चेनाब में, ठीक है। रावी जाके मिलती है चेनाब में, ठीक। व्यास सतलज में, और फिर सतलज जाके मिल जाती है आपकी चेनाब में, या फिर कह लीजिए कि चेनाब मिल जाती है सतलज में दोस्तों, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं सिंधु जल समझौते के बारे में, ठीक। 1960 में हुआ था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां, कौन कौन सी, व्यास, रावी और सतलज, का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, व्यास रावी सतलज, व्यास रावी सतलज का नियंत्रण पाकिस्तान को, ठीक। चिनाब और झेलम और सिंधु का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था, और व्यास रावी और सतलज का भारत को नियंत्रण दिया गया था। आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी नदियां भारत के पक्ष में थी भारत के पास, तो आप कह सकते हैं व्यास, रावी और सतलज, ठीक है। और कौन कौन सी नदियां पाकिस्तान को दिया गया था, तो सिंधु, आप जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं अब गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी के बारे में अगर जानते हैं आप, तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। भारत में इसकी लंबाई लगभग 2100 किलोमीटर, या फिर कह लीजिए आप एक्यूरेट 2071 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गोमुख की।
जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा निकलती है और देवप्रयाग में आके संगम स्थल होता है और बनती है गंगा नदी दोस्तों। सतोपंथ हिमानी से निकली अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ से निकलती है दोस्तों? सतोपंथ ग्लेशियर से। और गोमुख से भागीरथी, और गोमुख से भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, तब संयुक्त रूप से इनका नाम क्या होता है? गंगा। ठीक है दोस्तों, ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि भागीरथी गोमुख से, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से, गंगा देवप्रयाग में बनी। ठीक है ना। अलकनंदा की दो सहायक नदियां हैं, एक है पिंडार, देखिए कर्णप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। एक है मंदाकिनी जो कि रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये आपका। ठीक है कि मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है ना, समझ गए बात को दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मंदाकिनी की, तो रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा की बात करें, इस धौली गंगा एक नदी है, धौली गंगा। ठीक है, विष्णु प्रयाग में। बात समझे। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर। आप याद रखेंगे, केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर और बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होती हुई फरक्का एक जगह है पश्चिम बंगाल में, दो धाराओं में बटती है। यहाँ पर एक है हुगली और एक है भागीरथी। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। भागीरथी बांग्लादेश की में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। फिर जब प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। आगे बहती हुई यह पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से जानते हैं, किस नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं, मिलती है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक बांग्लादेश की लोकल नदी जिसका नाम है मेघना, वो आके मिलती है इनसे, और तब इनका नाम पड़ता है मेघना। ठीक है ना। चलिए, गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा या सरजू कह सकते हैं आप, गंडक और रामगंगा। ये हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम। अगर हम बात करें यमुना नदी की, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर, याद रखेंगे, बंदरपूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, ठीक, फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कालिंदी। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी दोस्तों। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि यमुना की सहायक नदियाँ, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? चंबल, बेतवा और केन। आइए बात करते हैं हम चंबल नदी की दोस्तों। चंबल नदी मध्य प्रदेश, इंदौर जिला, महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिलती है। ठीक है। अगर हम इसकी कुल लंबाई देखें, 965 किलोमीटर। बेतवा की बात करते हैं, भोपाल से निकलती है, उत्तर पूरब दिशा में बहती है और हमीरपुर में यमुना से मिलती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। ठीक है ना। अगर हम बात करें सांची स्थान, तो जानिए बेतवा नदी के तट पर है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाया था दोस्तों। अब सांची आप देखिए, भोपाल के बिल्कुल नज़दीक सांची के स्तूप की बात हो रही है, तो जानते रहिए कि बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बातें क्लियर। आइए हम देखते हैं अब कोसी नदी के बारे में। सुनिए दोस्तों, नेपाल में हिमालय से निकलती है। देखिए जगह मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, मैप देखते चलिए। बिहार में प्रवेश करती है, अपना मार्ग बदलने के लिए चर्चा में रहती है।
इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा में मिल जाती है। दामोदर की बात करें अगर हम, आप देखेंगे दामोदर झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहती है, हुगली नदी में जाकर मिलती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा जैविक मरुस्थल के नाम से हम दामोदर नदी को जानते हैं। इतनी बातें दोस्तों क्लियर हो गई हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गोमती की। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत गोमत ताल से निकलती है, जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है, तो आप क्या करेंगे आंसर, गोमती नदी। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। फुलहर झील से निकलती है, ठीक। आइए हम बात करते हैं सोन नदी की। मध्य प्रदेश अमरकंटक का पहाड़, मध्य प्रदेश अमरकंटक का पहाड़, ठीक है ना, और उत्तर की ओर बहती है, पटना के निकट गंगा में मिलती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। आप देख रहे हैं कैमूर की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, और कौन कौन सी नदी की बात हुई है, सोन नदी और यमुना नदी के मध्य, ठीक है ना। आप देखते रहिए दोस्तों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूँ एक ही वीडियो में। आइए दोस्तों, अब आप देखिए कि गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरजू के नाम से जानते हैं, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक, ये दो नदियां हो गई जो गंगा के बाएं तट पर मिलती हैं। इतनी बातें समझ गए। आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर, कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। अब देखिए दोस्तों, बायां तट दायां तट देख रहे हैं। यमुना, सोन और टोन्स, एक नदी है टोन्स। यमुना, सोन और टोन्स नदियाँ कहाँ मिलती हैं, दाएं तट पर मिलती हैं। अब सुनिए, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी। गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी बाएं तट पर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, पेपर के नज़रिए से, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, 2008 में, ठीक है ना। अगर बात करें गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, तो आपका आंसर होगा दोस्तों कानपुर। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। प्रवाह का क्रम देखें तो उत्तराखंड बताया, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ये है प्रवाह का क्रम। राज्यों के हिसाब से आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, और हेडिंग डालेंगे अब आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपवाह तंत्र का। चलिए दोस्तों, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं, ठीक है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यारलुंग जंगबो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस नदी के बारे में, कि अगर पूछ ले आपसे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो क्या आंसर लगाएंगे आप, दिहांग दोस्तों।
अब दोस्तों देखेंगे आप असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा के साथ मिलती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित है, असम में। कहाँ पर? असम में। ठीक है, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? मांजुली द्वीप। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। पहला देखेंगे आप तीस्ता, सिक्किम। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए सुवनसिरी, कमेंग, मानस। फिर देखिए दिबांग, दिबांग अरुणाचल प्रदेश। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश। बराक नदी, ठीक है, बराक नदी मणिपुर और नागालैंड के बीच से होकर बहती हुई निकलती है। ठीक है। फिर कपिली नदी, ये है इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है दोस्तों, पूरा मैंने मैप आपके लिए तैयार कर दिया दोस्तों। तीस्ता, सुवनसिर, कमेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से, लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। ठीक दोस्तों, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खून की नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? लोहित नदी को। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिलती है। ये भी पूछता है कि मेघना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। आंसर क्या लगाएंगे? बराक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है दोस्तों। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप भी इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, हम अब कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में हम जान चुके हैं हिमालयी नदी तंत्र के बारे में। ठीक, अगर हम कहें कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में बहुत अधिक पुराना है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत की नदियां किस तरह का अपवाह तंत्र बनाती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र ध्यान से देखेंगे अब आप। नर्मदा, माही, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। ठीक, अब इसमें से अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी की और जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो 1312 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक, मध्य प्रदेश देखिए कि अमरकंटक से हमने इसको निकाला, पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, और विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा। ठीक, और इस घाटी को क्या कहते हैं? तो रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां और संग, तवा और सेर है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी नदियां हैं? तो आप कहेंगे और संग, तवा और सेर।
अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और सोन। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं ताप्ती, लंबाई 724 किलोमीटर। ठीक, देखिए मध्य प्रदेश बैतूल जिला सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिलती है। ठीक है, कुछ ये इस तरह से बहती है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। ठीक है, और मिलती कहाँ है? अरब सागर में जाकर। माही नदी 583 किलोमीटर। उद्गम देखिए मध्य प्रदेश के धार जिला विंध्याचल श्रेणी से और मध्य प्रदेश बहती है, फिर राजस्थान की ओर मुख करती है, फिर जाती है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कर्क रेखा को 2 बार काटती भी है। गिरती कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कि माही नदी दोस्तों। ठीक है ना, ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ताप्ती और माही नदी की लंबाई के बारे में चर्चा कर लिए हैं हम। ठीक है, और आप जान चुके हैं कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदियां काटती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? माही नदी। आप देख चुके हैं कि माही, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर की तरफ गिर रही है, माही और नर्मदा खंबात की खाड़ी में जा रही है। आप ये चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसके बारे में अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और बढ़ेंगे गोदावरी नदी की ओर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसको बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती इस गोदावरी नदी की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, आप बहुत ध्यान रखेंगे कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है नदी, नासिक जिला गोदावरी नदी। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। आइए बात करते हैं कृष्णा नदी की। 1400 किलोमीटर कुल लंबाई। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। कृष्णा नदी जल विवाद। ठीक, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके किसके बीच? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। महानदी की बात करते हैं, 851 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिंहवा श्रेणी या फिर सिंहवा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूरब की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है और उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में प्रवेश करके डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिम बंगाल और माफ़ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगर बात करें हम तेल नदी और जोंक नदी की तो यह है महानदी की सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी की बात की जाए तो यह है 800 किलोमीटर लंबी। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हुई कर्नाटक, तमिलनाडु से बहती हुई तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम दोस्तों कुछ अन्य नदियों के बारे में बात करते हैं जो भारत की मुख्य नदियों में आती हैं। चलिए दोस्तों, तब हम जानते हैं पहले स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। तो दोस्तों, झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है।
बात करते हैं लूनी नदी की। अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नागा पहाड़ी से निकलती है, होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, खो जाती है, मतलब प्रवाह आगे नहीं जाता है इसका, ठीक है ना, सूख सी जाती है। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है, मतलब नमकीन नदी के नाम से जाना जाता है। बात समझे आप। काली नदी, इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। घाघरा बाराबंकी में जाकर मिलती है, ठीक है ना। काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरब की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। पेन्नार नदी भारत की प्रमुख नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। ये एक ऐसी नदी है जो आपकी कर्नाटक में नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी नदी की दो धाराएं हैं, ठीक है ना, एक उत्तरी पेन्नार नदी के नाम से जानी जाती है, एक दक्षिणी पेन्नार नदी के नाम से जानी जाती है। ये है इसका इम्पोर्टेंट तथ्य कि उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है आपसे कौन सी नदी भारत की उत्तरी और दक्षिणी के नाम से जानी जाती है, तो आप कहेंगे पेन्नार नदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के नंद दुर्ग पहाड़ से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में, सारे तथ्यों के बारे में बता सकूं, ठीक है दोस्तों। जो अगला वीडियो मैं लाऊंगा वो इन्हीं नदियों के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन कर सकेंगे अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।